नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पाठ 12। हमारे पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव होने के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। हर कहानी के पीछे कोई कथ्य अनिवार्य होता है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ये जो पाठ है हमारा लखनवी अंदाज, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक ऐसी उस पर कटाक्ष है कि आदमी के पास चाहे धन कम हो, लेकिन वो दिखावा पूरा करता है। इसी बात के लेकर उन्होंने ये लेख लिखा है। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही लिया। चाहते तो थर्ड क्लास का भी टिकट ले सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे भीड़ से बचना है और एकांत में कुछ सोचना है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बे में कोई बैठा हुआ उन्हें दिखा। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सुविधा से यानी कि अपने ही अंदाज में पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे अचानक से कोई सामने आ जाता है तो सामने वाले की स्थिति ऐसी हो जाती, कौन है, क्या है, इस तरह से ही उनके आंखों में एक उनके चिंतन में विघ्न सा असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब सामने वाला हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है तो हम भी ये सोचते हैं कि हम भी उससे बात नहीं कर रहे हैं। यही बात यहाँ पर हो रही है कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि आगे बढ़ के बातचीत करने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बेटे कल्पना करने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश
उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदेंगे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? जब कोई वस्तु खानी होती है तो हम लगता है कि सामने वाले से पूछें और उसके बाद खाएं। पर यहाँ पर भी संकोच में है नवाब साहब कि सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं। उन्होंने खीरे तो खरीद लिए थे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक भी चुपके चुपके से तिरछी निगाहों से उनकी ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, कि भला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। जब भी हम खीरा खाते हैं तो हमारा ये जो नियम है बनाया हुआ है पहले से ही कि उसके सिरे जो काट दिए जाते हैं, फिर उसके बाद चाकू से गोदकर उन्हें उस जगह पर थोड़ा सा रगड़ कर उसमें झाग निकाला जाता है और उसको काट कर फिर बाद में खाया जाता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाक पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। जैसे जैसे नवाब साहब ने खीरा काटा और उसमें नमक और मिर्ची भुरकी, वैसे ही उनके मन में उसके प्रति स्वाद आया, रस आया उसको लेने के लिए, कि अब कल्पना की कि ये कैसा लगेगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पानीयत फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। जब लेखक से पहली बार पूछा था तब उन्होंने कहा था, शुक्रिया, कि बिला शौक फरमाए। तो एक बार जब वो मना कर चुके थे तब उनके सम्मान का विषय बन गया था। लेकिन उनके मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, कि बिला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत।
हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक ऐसा सोच ही रहा था कि कई खीरे से भी पेट भरा जा सकता है। इतने में ही नवाब साहब की डकार सुनाई दी और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यहाँ आपका पाठ पूरा होता है।